प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित प्रथम इकाई से संबंधित कवि चंद बरदाई से है। इससे पूर्व हम इस कवि से संबंधित 4 व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं। आज का यह व्याख्यान 5वां व अंतिम व्याख्यान है। कवि चंद बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके अंतर्गत पद्मावती समय एक अध्याय है, एक सर्ग है, जिसमें से कुल 8 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। 6 पदों की पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है। आज 2 पदों की व्याख्या की जाएगी, अर्थात पद संख्या 7 एवं 8। सबसे पहले हम पद संख्या 7 का वाचन करते हैं। न को हार न जित रहे न रहे सूरवर, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महाभर। कहों कमद कहों मथ कहों कर चरण अंतरूरी, कहों कंध वही तेग कहों सिर जुट्टी फुट्टी उर। कहों दंत मंत है शुष शुपरी, कुंभ भ्रसुंडहूँ रुंड सब। हिंदवान रान भय भान मुष, गहिये तेगवान चहुवान जब। पद्मावती समय से अवतरित इस पद्यावतरण में कवि चंद बरदाई ने यहाँ न केवल दोनों सेनाओं के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया है, अपितु युद्ध क्षेत्र की स्थिति को भी निरूपित कर दिया है। कवि पूर्वोक्त प्रसंग में ही वर्णन करता हुआ कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी की सेनाओं के मध्य जो युद्ध हो रहा था, उसमें न तो कोई हारता था और न ही कोई जीतता ही था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने को अपराजय प्रमाणित कर रहे थे। अभिप्राय यह भी है कि दोनों सेनाओं में कोई भी हल्की नहीं पड़ रही थी, दोनों में ही बराबरी का युद्ध हो रहा था। न को हार न जित रही न रही सूरवर। कवि वर्णित कर रहा है कि दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं के मानस पर युद्ध का कुछ ऐसा उन्माद छा गया था कि कोई भी रोकने पर रुकता नहीं था। अभिप्राय यह है कि यदि किसी भी सेना का कोई सेनापति अपने सैनिकों को युद्ध रोकने का आदेश देता था, तो भी वे उस आदेश को न मानकर भयानक मारकाट मचाने में लगे रहते थे या लगे हुए थे। आगे कवि चंद बरदाई कह रहा है कि दोनों सेनाओं में इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों ही पक्षों के योद्धागण आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महापर। धर यानी धड़, धर यानी धरती, धरा ऊपर। भर यानी उनके जो धड़ शीश कट कर किस प्रकार से गिर रहे थे, ऐसे भयानक युद्ध
योद्धा कर रहे थे। कहों कमद कहों मथ कहों कर चरण अंतरूरी। बड़े बड़े योद्धा अपने शत्रु के विरुद्ध अत्यंत भयानक युद्ध करने में लगे हुए थे। युद्ध की इस भयंकरता का परिणाम यह हो रहा था कि युद्ध क्षेत्र में कहीं तो योद्धाओं के धड़ पड़े हुए थे, कहीं मस्तक पड़े हुए थे और कहीं हाथ और पैर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में कहीं अंतड़ियां पड़ी हुई थी जो चारों ओर बिखरी हुई दिखाई देती थी। रण क्षेत्र में कहीं तलवार इतनी कुशलता से चलती थी कि वह कंधे को काटती हुई पार हो जाती थी। कहों कंध, कंध कंधे को कहते हैं, कहों कंध वही तेग, तेग तलवार को कहते हैं, कहों सिर जुट्टी फुट्टी, और कहीं शत्रुओं के सिर परस्पर टकराते हुए फूट जाते थे और कहीं हथियार की चोट खाकर वक्ष स्थल फट जाते थे। उर हृदय को कहते हैं जुट्टी फुट्टी उर। कहों दंत मंत है शुर शुपरी कुंभ भ्रसुंड रुंड सब। कहीं रण क्षेत्र में मस्त हाथियों के टूटे हुए दांत दिखलाई पड़ते थे तो कहीं घोड़ों के खुर और सिर इधर उधर छितरे हुए दिखलाई दे जाते थे। कवि कह रहा है कि युद्ध इतनी भयानक गति से हो रहा था कि कहीं तो हाथियों के मस्तक, कहीं उनकी सूंडें और कहीं उनके धड़ धरती पर पड़े दिखलाई देते थे। अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि हिंदवान रान भय भान मुश गहिये तेग चहुमान। जब हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी तो क्रोध के कारण उनका मुख सूर्य के समान देदीप्यमान हो उठा, अर्थात क्रोध में भी उनका मुख अद्भुत आभा विकीर्ण कर रहा था या करने लगा। प्रस्तुत पद्यांश में युद्ध का सजीव और अद्भुत चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पाठक के समक्ष युद्ध क्षेत्र का पूरा चित्र साकार हो उठता है। प्रस्तुत कवित्व के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह वीर रस से परिपूर्ण होने के कारण ओज गुण प्रधान और प्रसंगानुकूल बन पड़ी है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में दोनों सेनाओं के मध्य जो युद्ध हो रहा था उसका अत्यंत मार्मिक अंकन कवि के द्वारा किया गया है। उसके बाद 8वां और अंतिम पद आपके पाठ्यक्रम का, जिसका हम वाचन करेंगे। बोली विप्र सोधे लगन सुध धरी परठिये हर बांसह मंडप बनाए करी भांवरी गंठिये ब्रह्म वेद उच्चरही होम चोरी जू प्रतिवर पद्मावती दुल्हन अनूप दुल्ह पृथ्वीराज वर डंड्यो साह सहाबदी अठ सहस हे वर सुवर दे दान मान षट भेष को चढ़े राज दुर्गा हजूर हुजर। प्रस्तुत पद्यांश पद्मावती समय के अंतिम भाग से लिया गया है। पृथ्वीराज पद्मावती का हरण करके अर्थात युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी को पराजित करके शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बनाकर दिल्ली पहुंच जाता है। वह दिल्ली नगर में प्रवेश से पूर्व दिल्ली के ही पास स्थित एक मंदिर में पहुंचता है। वहीं से उसके विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं।
कवि चंद बरदाई ने इस कवित्त में पृथ्वीराज और पद्मावती के विवाह की तैयारियों का वर्णन विस्तार से किया है। विवाह की तैयारियों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि पृथ्वीराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे विवाह का लग्न निकालने के लिए कहा। बोली विप्र सोधे लगन सुघरी पठरिये। पृथ्वीराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे विवाह का लग्न निकालने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने शीघ्र ही आकर भली भांति गणना कर विवाह की शुभ घड़ी निश्चित कर दी। विवाह की शुभ घड़ी निश्चित हो जाने के पश्चात वहीं पर हरे बांसों का मंडप, हर बांसह मंडप बनाए निर्मित किया गया। उसी मंडप के नीचे पृथ्वीराज और पद्मावती वर वधू के रूप में प्रस्तुत हुए और पंडितों ने उनकी परस्पर भांवरें डलवा दी, अर्थात उनका विवाह संपन्न करवाया। भाव यह है कि दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। कवि चंद बरदाई कह रहा है कि यज्ञ की वेदी के पास बैठे हुए ब्राह्मण ब्रह्म वेद उच्चरहि होम चोरी जू प्रतिवर। यज्ञ की वेदी के पास बैठे हुए ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी यज्ञ वेदी पर पद्मावती को वर रूप में पृथ्वीराज की प्राप्ति हुई। पद्मावती दुल्हन अनूप दुल्ह पृथ्वीराज वर। पद्मावती अनुपम दुल्हन थी अर्थात श्रेष्ठ वधू थी और पृथ्वीराज नर श्रेष्ठ होने के कारण अद्वितीय दूल्हा थे या वर थे। इस प्रकार विवाह कार्य पूरा हो जाने के पश्चात पृथ्वीराज ने बंदी बादशाह शहाबुद्दीन गोरी को दंडित किया। दंड्यो साह साहबदी अठ सहस हेवर सुवर। भाव यह है कि शहाबुद्दीन गोरी को ऐसा दंड दिया गया कि जिसके तहत वह पृथ्वीराज को 8000 श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े दंड रूप में प्रदान करे। 8 सहस्र हजार को कहते हैं 8000 हेवर घोड़े। इतना सब करके पृथ्वीराज ने दे दान मान शठभेश को चढ़े राज दुर्गा हुजूर। इतना सब करके पृथ्वीराज ने शठभेशी याचकों अर्थात यति भोगी सन्यासी जंगम चारण और ब्राह्मणों को दान देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात पृथ्वीराज अपने सामने स्थित राजदुर्ग पर चढ़ गया अर्थात अपने राजमहल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार जो प्रस्तुत पद है वह पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी पद्मावती के विवाह से संबंधित है कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी को पराजित करके और उसे बंदी बनाकर तथा राजकुमारी पद्मावती का हरण करके दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली के समीप एक मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात वह शहाबुद्दीन गोरी को दंड स्वरूप 8000 घोड़े देने के लिए आदेश करते हैं।
उसके पश्चात शहाबुद्दीन गौरी को आज़ाद कर दिया जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है, और अंततः पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी पद्मावती अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह पद्मावती समय से संबंधित जो 8 पद थे उसकी हमने अलग अलग व्याख्यानों में व्याख्या की है। व्याख्या खंड का यह अंतिम व्याख्यान था। इसके बाद का व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा, अर्थात आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है।